हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडर। आप सभी का कंसेप्ट डिकोडर में स्वागत है। तो हम पढ़ रहे सीमेंट एंड दिस इज पार्ट 2। तो चलिए, इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कवर किया था सीमेंट का, तो वहां पे हमने ये चीज क्लियर कर दिया था कि आगे हम जो सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें क्या पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सीमेंट के बारे में। ओके, हमारा जितना भी स्टडी होगा रिलेटेड टू सीमेंट विल ओरिएंटेड टुवर्ड्स आर्टिफिशियल सीमेंट। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सीमेंट सबसे पहले किसने इन्वेंट किए थे? जोसेफ एस्पिडिन ऑफ लीड इन इंग्लैंड। 1824 में आर्टिफिशियल सीमेंट की सबसे पहले इन्वेंशन हुई थी। ठीक है, सो जो जोसेफ एस्पिडिन है उन्होंने इस तरह के सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से इसका नोमेनक्लेचर किया, इसको नाम दिया। हम इसे नॉर्मल सेटिंग सीमेंट, नॉर्मल सेटिंग सीमेंट या फिर ऑर्डिनरी सीमेंट भी कह सकते हैं। ऑर्डिनरी सीमेंट, ठीक है, तीनों एक ही बात है। पोर्टलैंड सीमेंट, नॉर्मल सेटिंग सीमेंट या फिर ऑर्डिनरी सीमेंट। एक्चुअली इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट क्यों पड़ा? क्योंकि जब ये सीमेंट को यूज करके आप जब कंक्रीट बनाते हो, वो जब सेट होती है ना, तो सेट होने के बाद एक तरह का पोर्टलैंड एक जगह इंग्लैंड में जहाँ पे एक खास किस्म की सैंडस्टोन पाई जाती है, उसका जो कलर है और पोर्टलैंड सीमेंट के सेट होने के बाद जो कलर निकलती है वो दोनों कलर सेम है। तो इसलिए जोसेफ एस्पिडिन ने इस तरह के सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट से नोमेनक्लेचर ही दे दिया। ठीक है, इसका नामकरण ही कर दिया। तो अभी आपने देखा कि जो आर्टिफिशियल सीमेंट है इसको 1824 में बनाई गई थी सबसे पहले। अभी कुछ इंफॉर्मेशन के तौर पे मैं बताता हूँ। तो कोई भी चीज, किसी भी तरह की चीज या फिर इंजीनियरिंग सब्सटेंस मतलब इन्वेंशन होती है, तो ये एक तरह की इन्वेंशन थी। तो उसके धीरे धीरे पूरे विश्व भर में धीरे धीरे डिफरेंट कंट्रीज इसका लुत्फ उठाना चाहते हैं, मतलब इस टेक्नोलॉजी का, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, तो 1824 के बाद बहुत सारे देश में, बहुत सारे कंट्रीज में इसकी इस्तेमाल शुरू हो गई। तो सबसे पहले इंग्लैंड में ही शुरू हुई थी। 1825 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई। ठीक है, फिर जर्मनी, ओके, बेल्जियम एंड जर्मनी में 1855, फिर अमेरिका 1872 में इस पोर्टलैंड सीमेंट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इंडिया में बहुत लेट में आई। ठीक है, इन इंडिया ये जो पोर्टलैंड सीमेंट की कंसेप्ट है ये 1904 में आई, 1904। ठीक है, 1904 में इंडिया सबसे पहले इसका यूज करना शुरू किया। और इसका सबसे, देखो, यूज कैसे करोगे आप? इसको मैन्युफैक्चर करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक फैक्ट्री बनाई गई होगी। तो फैक्ट्री कहाँ पे बनाई गई थी? तो सबसे पहला फैक्ट्री साउथ इंडिया में तमिलनाडु में लोकेटेड था। साउथ इंडिया, तमिलनाडु, साउथ इंडिया, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। अभी ब्रिटिश रूल ही था इंडिया में, तो उसी वक्त चूंकि इसकी उपयोग जो है अंग्रेजों ने कर चुका था, तो अंग्रेजों ने अगेन मदद की इस सीमेंट फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करने में, सेटिस्फाई मतलब एस्टेब्लिश करने में और उसको रन करवाने में। ठीक है, तो और ये जो नाम थी सीमेंट फैक्ट्री की, ये थी साउथ इंडिया इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले इंडिया में 1904 में पोर्टलैंड सीमेंट की कंसेप्ट को लाया और मैन्युफैक्चर किया। फिर धीरे धीरे एक्सपेंशन हुई ऑल ओवर इंडिया, और आज के डेट पे लग कई सारे, बहुत सारे, आप कह सकते हो 60-70 या 100 के करीब भी सीमेंट फैक्ट्री है। ठीक है, एक्यूरेट डेटा तो पता नहीं है, आप सर्च कर लीजिएगा। बहुत सारे सीमेंट फैक्ट्री आज के डेट पे मींस ऑल ओवर इंडिया बनाए जा चुके हैं। ठीक है, ओके ओके। तो ये तो हमने बात कर दिया कि सीमेंट कब आई थी अपने कंट्री में, 1904। तो 1904 में जब सीमेंट की यूज रेगुलेट हुई, जब सीमेंट का इस्तेमाल करना शुरू किया गया, तो सीमेंट को यूज करके आपने कंक्रीट बनाया, फिर स्ट्रक्चर्स बनाए। तो जब सीमेंट की यूज नहीं हो रही थी, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट करके लिख लीजिए, जो क्वेश्चन मैं कहूंगा, और इसका आंसर अपनी तरह से खोजने का कोशिश करिए। हम कुछ पॉइंट आपको बता देंगे कि जब सीमेंट की यूज नहीं हो रही थी, जब सीमेंट इंडिया में नहीं था, तब जब कंस्ट्रक्शन होते थे तो किस तरह का मटेरियल को यूज किया जाता था?
तो व्हाट इज द मटेरियल? कहने का मतलब है सीमेंट आने से पहले, ठीक है, तब भी बीम होते होंगे घरों में, कॉलम प्रोवाइड किए जाते होंगे, है ना, स्ट्रक्चर्स में स्लैब बनाए जाते होंगे। तो वो सब जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो वो किस तरह के मटेरियल्स को यूज करके कंस्ट्रक्शन हो रही थी? अभी वो जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी उनकी ड्यूरेबिलिटी क्या थी, है ना, वो क्या स्ट्रॉन्ग था, क्या वो सफिशिएंट स्ट्रेंथ आती थी उसमें? इन सब चीजों पे आप जरा गौर करिएगा, क्योंकि ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है और ये जो प्रश्न हमने आपसे पूछा, ये इस प्रश्न का जवाब आप और सटीक तरह से दे पाओगे जब हम बिल्डिंग मटेरियल में बहुत सारा चैप्टर जब कवर करेंगे, लाइन वगैरह कवर करेंगे, तब आपको और ज्यादा अच्छे से आप सटीकता से जवाब दे पाओगे इसका। तो बिफोर सीमेंट जो हम यूज करते थे मटेरियल, बेसिकली जो बहुत ज्यादा यूज होता था, इट वाज फ्रेश लाइम, ठीक है। सो इसका इस्तेमाल किया जाता था, लाइम मोर्टार का यूज किया जाता था, लाइम कंक्रीट, ओके, लाइम मोर्टार, लाइम कंक्रीट, इनकी इस्तेमाल की जाती थी, ठीक है। अभी आपको एक चित्र हम दिखाते हैं, आप जरा तस्वीरों को देखिए। ये आपका लाइम है, लाइम जनरली सफेद कलर का दिखता है, और उस वक्त जब बीम्स वगैरह बनाए जाते थे ना, हम वुडन बीम्स बनाते थे, लकड़ियों का यूज करते थे, ठीक है, बीम्स वगैरह को बनाने के लिए। आप देखिए यहाँ पे इस तरह का वुडन स्ट्रक्चर बनाया जाता था, ठीक है। फिर इस पर आपने ये पपड़ी, ओके, पपड़ी कहने का मतलब एक तरह का स्टोन ब्लॉक होते थे, स्टोन का स्लैब होता था, उन बीम्स के ऊपर हम स्टोन का स्लैब पुट करते थे, ठीक है। अब उस स्टोन के स्लैब के ऊपर हम लाइम कंक्रीट डालते थे और इस तरह से स्लैब बनाया जाता था। इस तरह से स्लैब की कंस्ट्रक्शन होती थी, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं, ओके, दी कंप्लीट स्लैब, इस तरह से आप स्लैब बनाते थे। तो बेसिकली होता क्या था कि जो पुराने स्ट्रक्चर्स थे, वो स्ट्रक्चर जनरली जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग वगैरह होते थे वो पिलरलेस होते थे, पिलरलेस, ओके। हम उसमें पिलर नहीं बनाते थे। अभी अगर पिलर बनाते भी थे तो हम स्टोन का प्रयोग भी करते थे, ओके, स्टोन कॉलम को बनाने के लिए, क्योंकि एक जो बेसिक कंसेप्ट है इंजीनियरिंग की, वो कंसेप्ट ये है कि पूरे स्ट्रक्चर में जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है ना, वो कॉलम, फाउंडेशन, ये सारे स्ट्रॉन्ग पार्ट होते हैं, है ना। तो जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको बनाने के लिए हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग मटेरियल का इस्तेमाल करते थे। तो स्टोन एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, तो इसकी इस्तेमाल की जाती थी। फिर स्लैब वगैरह को बनाने के लिए लाइम कंक्रीट की इस्तेमाल की जाती थी, ठीक है। या फिर जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, नॉर्मल जो आपका घर आजकल बनता है, ऐसे घर जब पुराने पहले बनते थे तो पिलरलेस बनते हैं। आजकल भी पिलरलेस घर बनते हैं, ठीक है, आजकल भी बनते हैं, ब्रिक मैसनरी के केवल, उसमें कोई कॉलम ही नहीं होता, ओके। ऐसे घर भी बनते हैं आजकल, पहले भी बनते थे, आजकल भी बनते हैं, वो कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो यही है कंसेप्ट। तो पोर्टलैंड सीमेंट को कैसे बनाया जाता है? तो देखिए, हम रॉ मटेरियल को लेते हैं, ठीक है, और उसको हीट करते हैं, मतलब कैल्सिनेशन करते हैं, उसका रॉ मटेरियल को हीट करते हैं, दैट इज बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रॉ मटेरियल। हम उसको हीट कर दिए, हीट करने के बाद आपका क्या बन जाता है? क्लिंकर्स, ठीक है, क्लिंकर्स, गोल 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 छोटे छोटे बॉल जैसे क्लिंकर्स बन जाएंगे। उन क्लिंकर्स को हम पल्वराइज करेंगे, मीन्स उन क्लिंकर्स को हम क्रश करेंगे, तब जाके आपको सीमेंट बन जाएगा, पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। तो लिखिए कि पोर्टलैंड सीमेंट is obtained, Portland cement is obtained by pulverization of pulverization मतलब क्रशिंग मीन्स पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना, क्रशिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स like lime, silica, alumina, iron oxide,
एक्सेट्रा। ओके, अब ये जो रॉ मटेरियल है ना, ये बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। जो हम सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, दिस रॉ मटेरियल्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। ठीक है, अब वो कैटेगरी कौन कौन से हैं? रॉ मटेरियल्स आर basically grouped into two category। पहला calcareous material, कैल्केरियस मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जिस मटेरियल में सबसे अधिक क्वांटिटी में आपको कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट भी पाया जाता है। जो केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं ना कैल्केरियस मटेरियल में, इट इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। ओके, इनकी एग्जांपल्स अगर आप लिखना चाहो कि किस तरह के मटेरियल कैल्केरियस मटेरियल होते हैं तो आप लिख सकते हो। देखिए, सीमेंट रॉक, ऐसे पत्थर जिससे सीमेंट बनती है डायरेक्ट, सीमेंट रॉक, या फिर लाइमस्टोन, चॉक, फिर आपका हो गया मार्बल, फिर आपका हो गया मींस मेराइन सेल। इन सब मटेरियल में आपका कैल्शियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट पाई जाती है, तो हम कैल्केरियस मटेरियल हम लेते हैं। फिर आपका जो दूसरा रॉ मटेरियल है उसको हम कहते हैं एग्रीलेशियस मटेरियल। सेकंड क्या है? एग्रीलेशियस मटेरियल। ओके, इसमें सबसे मुख्य रूप से जो केमिकल्स इसमें पाए जाते हैं वो होते हैं सिलिका, आयरन ऑक्साइड, अलुमिना। ये तीन केमिकल्स मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अभी एग्रीलेशियस मटेरियल का जो एग्जांपल्स है वो क्या क्या है? सेल एंड क्ले। ओके, एग्रीलेशियस मटेरियल में क्ले सबसे अधिक होती है, मतलब ऐसा मटेरियल जो क्ले से बना हो। ओके, और कैल्केरियस मटेरियल में ऐसा मटेरियल जो कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट या फिर लाइम सबसे अधिक होती है। तो सेल, क्ले, फिर आपका स्लेट, फिर हो गया ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, एक्सेट्रा। अभी देखिए, इसमें इसके बारे में थोड़ा आप जानकारी प्राप्त करिए और कि जो कैल्केरियस मटेरियल है उसमें कैल्शियम कंपाउंड की अधिकतम मात्रा होगी। ठीक है, एग्रीलेशियस मटेरियल में क्ले की अधिकतम मात्रा होगी। लेकिन जो केमिकल्स मुख्य रूप से पाए जाते हैं एग्रीलेशियस मटेरियल में वो है सिलिका, आयरन ऑक्साइड, अलुमिना। इस बात को ध्यान रखिएगा। और कैल्केरियस मटेरियल में जो केमिकल्स मुख्य रूप से पाए जाते हैं वो है आपके कैल्शियम कंपाउंड्स या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, नाउ चॉक, आपको पता है चॉक ये क्या है? ये एक तरह का प्योर फॉर्म ऑफ लाइम है। इट इज प्योर फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन का एक शुद्ध रूप है चॉक। इसमें चॉक में 99.99% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होती है, CaC होती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। स्लैग, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ये क्या है? ये एक तरह का एग्रीलेशियस मटेरियल है
लेकिन ये कहाँ से मिलती है? ये एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है या फिर बाई प्रोडक्ट, इट इज ए बाई प्रोडक्ट और वेस्ट मटेरियल obtained by metal smelting, obtained by metal smelting, मेटल स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या है? स्मेल्टिंग एक तरह का इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। ओके, इसमें क्या होता है कि स्मेल्टिंग जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के तहत आप देखे होंगे डिफरेंट ओर है हमारे पास, डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट ओर है। तो उन ओर को, ठीक है, जो भी मेटल फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम है या फिर आपका आयरन है, तो आयरन ओर या फिर एल्यूमिनियम ओर, उनके जो ओर है वहां से हम ऑब्टेन करते हैं। तो उनको ऑब्टेन कैसे किया जाता है? उनको पहले हीट किया जाता है, ठीक है। तो ओर को हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद एक बाई प्रोडक्ट निकलती है, उसको कहते हैं हम स्लैग। ओके, सो स्मेल्टिंग क्या है? स्मेल्टिंग, इट इज ए प्रोसेस, it is a process by which metal is obtained from ore from its ore by heating and melting, by heating and melting. Okay, so this is your smelting process. अब हम कुछ आपको डायग्राम्स देते हैं, ठीक है। डायग्राम्स क्या, देखिए पहले एक कंसेप्ट सुन लीजिए। तो देखिए अब क्या हुआ कि आपके पास दो तरह के मटेरियल है, एक है कैल्कारेशियस मटेरियल और दूसरा है एग्रीलेशियस मटेरियल। तो हम दोनों मटेरियल को इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन मींस जो हमको कंपोजिशन चाहिए अपने सीमेंट का, ठीक है, अकॉर्डिंगली हम इन मटेरियल में जो डिफरेंट केमिकल्स है इनके प्रोपोर्शन को अल्टर करेंगे तो हमारा डिफरेंट स्ट्रेंथ का सीमेंट बनेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट है, क्योंकि हम जो केमिकल कंपोजिशन है ना सीमेंट को, उसको अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्रीलेशियस मटेरियल एंड कैल्कारेशियस मटेरियल को हम डिफरेंट प्रोपोर्शन में लेते हैं। फिर लेने के बाद हम उनको क्या करते हैं, जनरली हीट कर देते हैं। हीट कर देते हैं जब, या फिर कैल्सिनेशन करते हैं, तो वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म, और उसको हम क्या कहते हैं, क्लिंकर्स। कुछ इस तरह के बन जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बॉल जैसे, ठीक है। इसमें दोनों तरह के मटेरियल है, एग्रीलेशियस मटेरियल एंड कैल्कारेशियस मटेरियल, दोनों को आपने हीट कर दिया तो एक सिंपलर फॉर्म में बन गया, इसको हम कहते हैं क्लिंकर, ठीक है। अब इस क्लिंकर को हम क्या करेंगे, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, इसको हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे या फिर पल्वराइज कर देंगे। तो क्लिंकर बनाने के लिए आपको हीट करना है तो हम क्लीन में हीट करते हैं, क्लीन या फिर भट्टी, ठीक है। एक किस तरह का भट्टी यूज होता है, कैसा होता है, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। रोटरी क्लीन का इस्तेमाल होता है, रोटरी क्लीन, ठीक है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो भट्टी में हमने उसको गर्म कर दिया तो इस तरह का बाई प्रोडक्ट बन गया, इस तरह का एक प्रोडक्ट बन गया। अब इस प्रोडक्ट को हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या फिर पल्वराइज करेंगे, पल्वराइज। अब ये कहाँ पे करेंगे, इसको करना है तो एक तरह का और एक मशीन यूज होता है, क्योंकि पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, मशीन का इस्तेमाल करोगे, उसको कहते हैं बॉल एंड ट्यूब मिल, बॉल एंड ट्यूब मिल, ठीक है। तो बॉल एंड ट्यूब मिल में उसको हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तब जाके आपको क्या मिलेगा, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसे हम कहेंगे सीमेंट। तो पोर्टलैंड सीमेंट, तो हम पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको एक मिलेगा पोर्टलैंड सीमेंट, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा सीमेंट, ठीक है, जो प्रोडक्ट निकल के आएगी सीमेंट, समझ में आप। अब चलिए जरा जो मटेरियल्स के बारे में मैंने बताया इसके बारे में हम जरा आपको बताते हैं। तो एग्रीलेशियस मटेरियल में हमने आपको बताया सेल, ठीक है। तो सेल क्या होता है, देखिए एक तरह का कोयला है जो कि क्ले से बनता है, ठीक है, इट इज वन टाइप ऑफ कोल, एक तरह का कोल है, ठीक है, सेल। सेल, फिर स्लेट भी कुछ इसी तरह का होता है, हमने जब स्टोन पढ़ाया था तो वहां पर बताया था स्लेट भी इसी तरह का होता है। ये सारे क्या हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ओके, दिस ऑल आर सेडिमेंट्री रॉक्स। फिर
आपको जो इंपॉर्टेंट इमेज आपको देखना चाहिए वो देखना चाहिए मार्ल का। देखिए ये है मार्ल, मतलब एक तरह का चूना पत्थर, मीन्स जिसमें लाइम स्टोन हो, मतलब चूना हो, ये मार्ल है। ओके, फिर आपको जो इमेज देखना चाहिए वो देखना चाहिए मेराइन सेल्स का। मेराइन सेल्स क्या है, देखिए ये है, ये आप समुद्री जो जीव जंतु हैं, ठीक है, इसमें भी कैल्शियम होता है। ओके, तो इनको भी हम यूज करते हैं इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। हम इनको भी क्रश कर देते हैं, इनको भी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, वी ऑल्सो यूज दिस। तो ये आपको डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो इसका एक चार्ट आपको देता हूं, तो उसको आप नोट कर लीजिए एक अपने नोट्स में। ओके, सो ये देखिए कैल्केरेसियस मटेरियल, एग्रीलेसियस मटेरियल। कैल्केरेसियस मटेरियल में बेसिक जो प्रीडोमिनेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है सबसे अधिक कैल्शियम। ओके, और इसके एग्जांपल्स क्या है, लाइमस्टोन, मार्ल, कैल्साइट, आर्गोनाइट, सेल, सी सेल, सीमेंट क्लीन डस्ट। ओके, मतलब सीमेंट की भट्टी की डस्ट, वो भी एक तरह का कैल्केरेसियस मटेरियल में आ जाती है। एग्रीलेसियस मटेरियल में बेसिकली जो केमिकल होता है वो सिलिका, अलुमिना एंड आयरन, ठीक है। अब सिलिका, अलुमिना एंड आयरन मतलब एग्रीलेसियस मटेरियल एक ऐसा मटेरियल जिसमें क्ले इज प्रीडोमिनेंट। क्ले इज प्रीडोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट मतलब सबसे अधिक क्वांटिटी में रहती है क्ले, ठीक है। नाउ और कैल्केरेसियस मटेरियल में कैल्शियम कंपाउंड इज प्रीडोमिनेंट। कैल्शियम कंपाउंड इज प्रीडोमिनेंट, ठीक है, समझ में आया। तो ये सारे रॉ मटेरियल का हम यूज करते हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। तो इनके एग्जांपल्स याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे कि ये मटेरियल किस तरह के मटेरियल में आता है, इस मटेरियल में, या फिर आपको डायरेक्ट एक शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा कि किस तरह का मटेरियल यूज किया जाता है, या फिर आपको एक कन्वेंशनल क्वेश्चन दे दिया कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में कुछ बताइए, तो वहां पे आप रॉ मटेरियल का जिक्र करोगे। तो वो रॉ मटेरियल का जब जिक्र करोगे तो आप ये डिफरेंट कैटेगरी ऑफ रॉ मटेरियल लिखोगे, फिर वहां पे क्या लिखोगे आप कि आपके पास एग्जांपल्स लिखोगे, है ना, और केमिकल्स का नेम लिखोगे। तो ये टेबल आपको इंपॉर्टेंट है। अभी जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया इट इज इंपॉर्टेंट, डिटेल्स अबाउट रॉ मटेरियल। तो इन रॉ मटेरियल को यूज करके आपको पता चला कि कैसे हम उसको हीट करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं, देन उसको पल्वराइज करते हैं ताकि वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसी को हम सीमेंट कहते हैं। तो वो जो सीमेंट अब बन गई आपके पास, ठीक है, वो जो सीमेंट आपके पास बन गई, अब हम जरा स्टडी करते हैं कि आपके पास जो स्टैंडर्ड सीमेंट है, या फिर जो पोर्टलैंड सीमेंट हम स्टैंडर्ड सीमेंट कहते हैं जो हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं, या फिर नॉर्मल सेटिंग सीमेंट या फिर ऑर्डिनरी सीमेंट, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, ठीक है, इसके बारे में जरा हम स्टडी करते हैं। और उन केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंट केमिकल्स होंगे, तो उन डिफरेंट केमिकल्स का योगदान क्या है उस सीमेंट में, उस सीमेंट में वो डिफरेंट केमिकल क्या काम कर रहा है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो अब जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे इट इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो हेडिंग बनाइए कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट या फिर नॉर्मल सेटिंग सीमेंट या फिर ऑर्डिनरी सीमेंट। ओके, आपने कभी कभी सुना होगा, मीन्स जो सीमेंट का बैग होता है ना, सीमेंट का बैग, इस पे लिखा होता है ग्रेड सीमेंट का, जैसे कि ओपीसी, ओके, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 43, ओपीसी 53, इस तरह से ग्रेड लिखा होता है, ओपीसी 33, ठीक है। तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये 43 53 क्या है, ये एक्चुअली क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है, उसकी स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है, इट दैट इज बेसिकली द ग्रेड। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं सीमेंट की, केवल सीमेंट की, हम कंक्रीट का बात नहीं कर रहे इधर, वी आर स्टडीइंग द सीमेंट, ठीक है। तो इसको ऑर्डिनरी सीमेंट इसलिए कहा जाता है और या फिर नॉर्मल सेटिंग सीमेंट, क्योंकि ये आपका जो है ये एक तरह का बेसिक सीमेंट है। अब इस सीमेंट का जो स्टैंडर्ड में अभी केमिकल कंपोजिशन का बात करूंगा तो हम
एक रेंज आपको बताएंगे, परसेंटेज ऑफ केमिकल्स का एक रेंज बताएंगे। तो इन केमिकल कंपोजिशन को अल्टर करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट को बनाया जा सकता है, डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट को अचीव किया जा सकता है, डिफरेंट क्वालिटी या फिर ऐसे सीमेंट डिफरेंट विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल कोई सीमेंट को अगर जल्दी सेट करवाना है तो हम कुछ केमिकल को अल्टर कर देंगे, जिससे क्या होगा, सीमेंट आपका जल्दी सेट होगा, तो उसको हम रैपिड सेटिंग सीमेंट कहेंगे। ठीक है। अभी कोई सीमेंट हम ऐसा बनाएंगे जिसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल डैम वगैरह अगर आप कंस्ट्रक्ट करते हो तो वहां पे सीमेंट आप जो यूज करोगे वो ऐसा सीमेंट होना चाहिए जिसका स्ट्रेंथ काफी होना चाहिए, है ना। तो डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स है जिसका परसेंटेज, जिसका प्रोपोर्शन को अल्टर करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट बनाई जा सकती है। ठीक है। तो ओपीसी का जो केमिकल कंपोजिशन है इट इज स्टैंडर्ड, इसको अल्टर करके आप यू कैन गेट डिफरेंट और वेरियस टाइप्स ऑफ सीमेंट। ठीक है। अभी अभी आज के डेट में हमारे नॉलेज में मोर देन 30 टाइप्स ऑफ सीमेंट अवेलेबल है इन मार्केट। ठीक है। मोर देन 30 टाइप्स ऑफ सीमेंट जो कि ओपीसी को चेंज करके, इसका केमिकल कंपोजिशन को चेंज करके डेवलप की गई है। ठीक है। हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो स्टैंडर्ड बेसिक सीमेंट है जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग में रेगुलर यूज में आते हैं और स्पेसिफिक यूज में आते हैं कहीं कहीं पर, और क्यों आते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो वो बात की बात है, पहले हम ओपीसी के बारे में पढ़ लें। तो चलिए, ये जो टेबल आपको मैं अब दूंगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखिए, केमिकल कंपोजिशन में सबसे पहला क्या होगा, ये याद रखने वाली बात है, क्लियर कट आपको याद रखनी है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा। लाइन, ठीक है, मतलब CaO, फिर इसका जो परसेंटेज है इट इज 62-65%। इसका एवरेज ले लो तो कितना आ रहा है, 63%। ओके ओके, 62% ऑन एन एवरेज, 62%। दूसरा सिलिका, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है SiO2, ये 17-25% होता है, 17-25%। ऑन एन एवरेज आप कंसिडर करोगे तो ये 22% आपको मिलेगा। ये एवरेज वैल्यू लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख लो ऐसे, एक कॉलम बनाओ, ये इंग्रेडिएंट, इस तरह का इंग्रेडिएंट अपने कॉपी में इस तरह से लिखिए, इंग्रेडिएंट। ठीक है। इसमें लाइम सिलिका जो लिखेंगे इसके बारे में लिखिए, फिर यहाँ पे लिखिए रेंज, फिर इधर लिखिए एवरेज वैल्यू। ओके, इस तरह से 3 कॉलम आप बनाइए। नाउ थर्ड, अलुमिना Al2O3, ये रहती है 3 to 8%, ऑन एन एवरेज इट इज 5%। फिर आपका हो गया कैल्शियम सल्फेट कहने का क्या मतलब है, जिप्सम, इन फॉर्म ऑफ जिप्सम एक इस तरह का केमिकल कंपाउंड है जो कि सीमेंट में अगर आप मिलाते हो तो ये उसका सेटिंग टाइम को अल्टर करता है। इसका प्रभाव किस पे आती है, सेटिंग टाइम के ऊपर। प्लस जिप्सम साउंडनेस भी इंपार्ट करता है सीमेंट में। अब ये साउंडनेस क्या है, सेटिंग टाइम क्या है, ये सब आने वाला है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सब आने वाला है। CaSO4.2H2O, इसकी जो परसेंटेज हम यूज करते हैं इट इज 2 to 4%। ऑन एन एवरेज आप इसका कितना ले लोगे, 2% ले लोगे। ओके, अच्छा 3 to 4%, ओके 3 to 4% ऑन एन एवरेज जो आपका इसमें पाया जाता है, किसमें, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में जो जिप्सम की क्वांटिटी होती है इट इज जनरली 4%। ठीक है, इन ओपीसी का हम बात कर रहे हैं तो ये 4% होती है। फिफ्थ, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, so ये अगेन 3 to 4%। ओके, सो ऑन एन एवरेज ओपीसी में अगर आप देखोगे तो ओपीसी में कितना होना चाहिए आयरन ऑक्साइड, 3%।
सिक्स्थ अगर हम बात करें तो मैग्नीशिया, MgO, सो ये 0.5 to 4%, ऑन एन एवरेज 2% आपका प्रेजेंट रहता है किसमें, इन OPC। फिर हम बात करें सेवेंथ सल्फर, ओके, सल्फर हो गया, SO3 सल्फर ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, सो ये 1 to 2%, ऑन एन एवरेज बात करें तो ये 1%, ठीक है, OPC में। फिर आठवां अल्कली, अल्कली क्या है, इसको हम सोडा पोटास भी कहते हैं, सोडा एंड पोटास, ओके। मीन्स किस तरह के होंगे, जैसे कि Na2O, ओके, या फिर Na2SO4, सल्फेट होंगे पोटासियम एंड सोडियम के, या फिर ऑक्साइड उनके, ठीक है, जैसे K2 है, पोटासियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, या फिर पोटासियम सल्फेट, K2SO4, ये सारे अल्कली होते हैं, इनके कारण एफ्लोरेसेंस होती है। अब ये एफ्लोरेसेंस क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे ना हम लोग। तो इनकी जो परसेंटेज है इट इज 0.5 to 1% तक हो सकती है। ऑन एन एवरेज जो आपके सीमेंट में पाई जाती है अल्कली, ये 1% के अराउंड 1% OPC में पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब इसको याद रखना, आपको इसको क्या करना है, इसको बाय हार्ट करना है। ये केमिकल कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी केमिकल कंपोजिशन पर बेस्ड ही आपसे पूछे जाएंगे, तो ये वैल्यू आपको याद रखना है। तो आप कैसे याद रखोगे केमिकल कंपोजिशन को, तो देखिए एक स्टेटमेंट लीजिए, मतलब इसको कैसे याद रखोगे, इसका कोड है, आपको कोड बताते हैं इसका याद रखने का, कोड ऑफ मेमोरी, ये सब पर्सनली डेवलप्ड कोड है। तो देखिए लिसी मीना कलकत्ता में आयरन मैन का मैजिक देखने सलमान और अलका के साथ गए। अभी ये देखिए, तो ये स्टेटमेंट आप याद रखना, लिसी मीना कलकत्ता में आयरन मैन का मैजिक देखने सलमान और अलका के साथ गए। तो देखिए लिसी Li लाइम हो गया, लिसी में सिलिका हो गया, ठीक है, लाइम और सिलिका हो गया। मीना अलुमिना, लिसी मीना मतलब लाइम सिलिका अलुमिना, कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता, तो ये कैल्शियम Ca मीन्स कैल्शियम सल्फेट या फिर जिप्सम हो गया। कलकत्ता में आयरन मैन का आयरन ऑक्साइड हो गया, ठीक है, मैन का मैजिक, ये क्या हो गया, मैग्नीशिया हो गया, मैजिक मतलब आप ध्यान रखना मैग्नीशिया, ओके। मैजिक देखने सलमान और अलका के साथ गए, सलमान में आपका हो गया सल्फर आ गया, एस मतलब सल्फर आ गया, इसको ध्यान रखना, अलका मतलब अल्कली आ गया, ठीक है। तो हो गया आपका कंपोजिशन, मतलब क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, इंग्रेडिएंट वो तो बेसिकली याद हुई ना, लिसी मीना कलकत्ता में आयरन मैन का मैजिक देखने सलमान और अलका के साथ गए। इस स्टेटमेंट को याद रखोगे, बिल्कुल याद रखोगे, ठीक है। अब जो हमने रेंज बताया, इस रेंज को भी याद रखना है, ये आपके ऊपर बात है कि आप कैसे याद करोगे, बार बार लिखो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार वैल्यूज को देखिए, तब जाके आपको ये रेंज याद होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, यूपीएससी में इस तरह के रेंज बेस्ड क्वेश्चन कम पूछेंगे, लेकिन एसएससी जेईई में तो पूछेंगे। तो वहां पे क्या करोगे, भूल जाओगे, मैं बोलोगे अपने आप से कि मैं तो भूल गया हूं, मैं तो आंसर नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है, आप याद कर लो अभी से बैठ के। यू हैव टाइम, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम देन बाय हार्ट इट फ्रॉम नाउ, आपके पास कॉपी में डेटा है, याद करिए। हाँ, याद करने में जरा सपोर्ट हम कर सकते थे, वो हमने आपको कर दिया। लिसी मीना कलकत्ता में आयरन मैन का मैजिक देखने सलमान और अलका के साथ गए, ठीक है।
ओके, अब चलिए ये जो हमने केमिकल कंपोजिशन का बात किया, तो इसमें जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट हैं, हर एक इंग्रेडिएंट का क्या इस्तेमाल है या फिर क्या यूज है, इसके बारे में हम जरा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला लिखिए लाइम। ओके, लाइम क्या करता है? इट इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस टू सीमेंट। इट इम्पार्ट स्ट्रेंथ, इसके कारण स्ट्रेंथ होती है। इम्पार्ट, आई एम स्पेलिंग गलत हो गई, इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस टू सीमेंट। साउंडनेस टू सीमेंट। अभी ये स्ट्रेंथ का मतलब तो समझ रहे हैं आप, मजबूती, ठीक है, मजबूती। लेकिन ये साउंडनेस का मतलब क्या है? व्हाट इज साउंडनेस? साउंडनेस मीन्स द एबिलिटी ऑफ सीमेंट टू रेजिस्ट द एक्सेसिव वॉल्यूम चेंज। मीन्स मान लो सीमेंट, कोई आपने सीमेंट का एक ब्लॉक बना दिया, तो अभी उसका मान लो किसी कारणवश या लोड वगैरह के कारण या फिर किसी तरह से श्रिंकेज वगैरह के कारण अगर उसका वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो उस वॉल्यूम में चेंज जो आएगा उसको रजिस्ट करना, उसको रोक पाने का जो क्षमता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? साउंडनेस। ठीक है, तो अगर कोई सीमेंट साउंड है मींस अच्छा सीमेंट है, ठीक है, कोई सीमेंट अगर साउंड है तो अच्छा सीमेंट है, क्योंकि वो अपना वॉल्यूम चेंज रजिस्ट कर पा रहा है। तो चेंज इन वॉल्यूम रजिस्ट कर पा रहा है, कहने का मतलब है वो टूटने से, कोलैप्स होने से, डिटोरिएट होने से अपने आप को बचा पा रहा है। तो हम कहेंगे उसको क्या? साउंड सीमेंट, मतलब अच्छा सीमेंट। ठीक है, तो लिखिए साउंडनेस इज, नोट बनाइए और लिखिए कि साउंडनेस is the ability of cement to resist excessive volume change, okay, now CHNGE, excessive volume change, ये आपको पता चल गया साउंडनेस के बारे में। तो लाइम आपको क्या देता है? स्ट्रेंथ देता है एंड साउंडनेस इंपार्ट करती है सीमेंट में। ठीक है, तो ये तो हो गया लाइम का। तो ये एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में, मीन्स एक प्रॉपर क्वांटिटी में हो, ये तभी होता है। अगर मान लो लाइम आपका ज्यादा हो गया, ठीक है, जो एडिक्वेट रिक्वायर्ड है, जो बेसिक रिक्वायर्ड है लाइम की कंटेंट, उससे अगर ज्यादा आपने लाइम दे दिया तो क्या होगा? और अगर लाइम को, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइम की सीमेंट में, उससे कम आपने प्रोवाइड कर दिया तो क्या होगा? तो कुछ कुछ डिमेरिट्स होते हैं। तो वो क्या है? अगर लाइम को आपने ज्यादा दे दिया ना, तो ये सीमेंट को अनसाउंड बना देता है। ओके, सो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इफ lime is present in excess, it makes cement unsound, underline करिए, and causes its expansion and finally lead to disintegration of structure, and finally lead to disintegration of structure। तो इस बात को ध्यान रखिए कि अगर लाइम की कंटेंट ज्यादा है तो ये अनसाउंड बनाएगा आपका सीमेंट को, और आपका जो स्ट्रक्चर, ऐसे सीमेंट को यूज करके जो स्ट्रक्चर आप बनाएंगे इसमें वॉल्यूम चेंजेस अधिक होंगे, और उस कारण से क्या होगा? स्ट्रक्चर आपका ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर के लिए भागीदार है अगर ये अधिक क्वांटिटी में आपने दे दिया तो। अगर आपने कम प्रोवाइड कर दिया तो क्या होगा? देखिए, लाइम अगर आपने कम, लाइम के कारण क्या है? स्ट्रेंथ भी तो मिलती है सीमेंट में। तो लाइम अगर आपने कम प्रोवाइड कर दिया तो सीमेंट का जो स्ट्रेंथ है ये भी कम हो जाएगा। ओके, तो इफ
lime is deficient, it reduces strength of cement. ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइम है इसको हम एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में, ठीक है, और केयरफुली उस प्रोपोर्शन को मेंटेन करके हम सीमेंट में यूज करेंगे। ओके, इसका प्रोपोर्शन केयरफुली मेंटेन होना चाहिए। और एक बात है, चूंकि अगर लाइम आपने लाइम का क्वांटिटी कम कर दिया, ठीक है, तो ये उसका स्ट्रेंथ तो कम करेगा, प्लस लाइम की अगर क्वांटिटी कम है तो वो सीमेंट जो है ना वो जल्दी से सेट हो जाएगा। ओके, if it is deficient, it reduces strength of cement and it set quickly इस तरह का सीमेंट जो है जल्दी से सेट हो जाता है क्विकली। नेक्स्ट पॉइंट, सिलिका। सिलिका के कारण क्या होती है? अगेन इट इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू सीमेंट if it is in excess, the strength of cement increases, but it also increases setting time of cement. तो ध्यान रखिए कि सिलिका के कारण क्या होती है, बेसिक जो इफेक्ट है सिलिका का वो स्ट्रेंथ देती है सीमेंट में। इसकी क्वांटिटी अगर ज्यादा हो तो स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ सीमेंट का जो सेटिंग टाइम है ये इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बहुत लेट में सेट होगा। तो बहुत लेट में सेट होना भी अच्छी बात नहीं है। क्यों? अगर बहुत लेट में सेट हो रहा है तो आप कंस्ट्रक्शन करोगे ऐसे सीमेंट को यूज करके, तो फोम वर्क वगैरह जो आप लगाओगे तो आपके कंस्ट्रक्शन में बेसिकली टाइम इंक्रीज होगा तो आपका पैसा ज्यादा लगेगा, है ना, क्योंकि आपको उतने दिनों तक लेबर को लगा के रखना है, क्योंकि बहुत दिनों बाद कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है ना, तो ये प्रॉब्लम है। ओके, तो इट आल्सो इंक्रीजेस सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। तो ये हो गई सिलिका की बात। अब बात करते हैं हम किसका? एल्यूमिना का। एल्यूमिना क्या? Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिना क्या है? एल्यूमिना एक तरह का फ्लक्स है, ठीक है, ये एक तरह का फ्लक्स है। फ्लक्स कहने का मतलब क्या है कि जब आप क्लिंकर जो है ना आपका, मतलब फॉर एग्जांपल एक क्लीन है जिसमें आप रॉ मटेरियल को गर्म कर रहे हो, ठीक है, रॉ मटेरियल को हीट कर रहे हो, तो इस रॉ मटेरियल में एल्यूमिना भी प्रेजेंट है, ये भी गर्म हो रही है, तो ये यहाँ पे एक फ्लक्स के रूप में काम करेगा। ये फ्लक्स के रूप में क्या काम करेगा? ये जो क्लिंकर का टेम्परेचर है ना, उसको क्लिंकरिंग टेम्परेचर को कम करने का कोशिश करेगा। मतलब आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो, लेकिन जो एक्चुअली में क्लिंकर हीट हो रही होगी वो कुछ कम टेम्परेचर पे हीट हो रही होगी, ठीक है। ओके, तो ये लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ क्लिंकर में काम वर्क करती है। ओके, इट एक्ट एज फ्लक्स, सबसे पहले इट एक्ट एज फ्लक्स and lowers the temperature of clinker ठीक है। अभी क्लिंकर का टेम्परेचर लो करने के कारण क्या है? अच्छी बात है या बुरी बात है? तो बुरी बात है। क्यों? जितना अधिक हीट पे आपका क्लिंकर हीट होगा ना, गर्म होगा और क्लिंकर बनेगा आके फाइनली, तो उस तरह के सीमेंट का स्ट्रेंथ जो है वो काफी अच्छा होता है, उस तरह के सीमेंट का स्ट्रेंथ जो है काफी हाई होगा। तो
तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो क्योंकि ये फ्लक्स के रूप में एक्ट करता है और क्लिंकरिंग का टेम्परेचर को डिक्रीज करने में मदद करता है, सो इफ अलुमिना इज इन एक्सेस, इफ alumina is in excess, it reduces strength of cement, it reduces strength of cement। ये एक पॉइंट हो गई। ओके, और इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि वो जो क्लिंकरिंग टेम्परेचर है उसको वो कम करता है, और क्लिंकर को अगर हाई टेम्परेचर पे हीट नहीं करेंगे तो सीमेंट का जो सीमेंट उससे बनेगा उस क्लिंकर से, जब उसको आप पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। तो वो बेसिकली अलुमिना के कारण होता है, क्योंकि इट एक्ट एज ए फ्लक्स जो कि टेम्परेचर को डिक्रीज करता है, क्लिंकरिंग टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। दूसरी बात इसमें क्या है? इसमें ये है कि इट इम्पार्ट क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू सीमेंट। ठीक है, मींस अलुमिना के कारण देखो कोई चीज अगर कमजोर है, जैसे कि हमने देखा लाइम की अगर कमी है, ठीक है, सबसे पहले लिंकअप करिए, लॉजिक करिए, लाइम की अगर कमी है तो लाइम की कमी होने के कारण क्या, स्ट्रेंथ तो आपका कम होता ही है सीमेंट का, लेकिन सीमेंट जल्दी भी सेट हो जाता है। ठीक है, सीमेंट आपका जल्दी भी सेट हो जाता है। तो इसी तरह से अगर अलुमिना की वैल्यू अगर ज्यादा, अलुमिना की कंटेंट ज्यादा है तो सीमेंट तो आपका वीक होगा ही होगा, और वो सीमेंट जो वीक सीमेंट है वो जल्दी से सेट हो जाएगा। मतलब अलुमिना के कारण बेसिकली सीमेंट में क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी आती है, लाइम के कारण क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी नहीं आती है, ध्यान रखिएगा। बस वो क्या है, थोड़ा सा सेटिंग टाइम उसका डिक्रीज हो जाता है, मतलब वो जल्दी सेट हो जाता है। लेकिन अलुमिना के कारण बहुत ज्यादा ये इफेक्ट है कि ये सेटिंग टाइम बहुत ड्रास्टिकली या फिर बहुत ज्यादा डिक्रीज होता है। ठीक है, इसीलिए एल्यूमिना के केस में एक पॉइंट हम अलग से ये बात भी लिखते हैं। ठीक है, लाइम के केस में ऐसा नहीं है, ओके, कि वो सेटिंग टाइम बहुत ज्यादा डिक्रीज हो, हाँ हल्का फुल्का डिक्रीज होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में आया कि क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी कौन इंपार्ट करता है, लाइम या फिर एल्यूमिना, तो आप टिक लगाओगे एल्यूमिना को। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में अगर ऐसा है कि व्हाट रिड्यूसेस सेटिंग टाइम, ओके, तो सेटिंग टाइम कौन रिड्यूस करता है, और ऑप्शन में ऐसा भी है कि आपका एल्यूमिना लिखा है प्लस आपका लाइम एंड एल्यूमिना बोथ ऐसा भी लिखा है। ठीक है, तो आप लाइम एंड एल्यूमिना बोथ को सिलेक्ट करोगे। समझ में आ रहा है किस तरह से आंसर करनी है? ये सब यूपीएससी में इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके बारे में लिखिए कि इट इम्पार्ट क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू सीमेंट। कहने का मतलब क्या है, डिक्रीजेस सेटिंग टाइम, डिक्रीजेस सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या है, कैल्शियम सल्फेट या फिर जिप्सम, ये कौन सा है, थर्ड। तो नेक्स्ट हो गया फोर्थ, कैल्शियम सल्फेट। ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्हीं सेक्शन से पूछे जाते हैं, तो आप फोकस होके पढ़िए, अच्छे से स्टडी करिए। हम धीरे धीरे बता रहे हैं ताकि चीजें जो है आपको ज्यादा अधिकतम याद करना ना पड़े, बल्कि आप उसकी एक समझ रखो अपने में। जिप्सम, ये इसके कारण क्या होता है, ये इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है ना सीमेंट का, उसको इंक्रीज करने में, ठीक है, ये मददगार होती है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने में अगर मददगार होती है, तो कहने का मतलब मान लो कोई सीमेंट है, जैसे कि एल्यूमिना कंटेंट उसमें सीमेंट में ज्यादा है, जिस कारण से क्विक सेटिंग मतलब सीमेंट आपका जल्दी सेट हो रहा है, ये हो रही है, तो हम ऐसे सीमेंट में हम जिप्सम कुछ ऐड कर देंगे ताकि जो क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी है वो रेड्यूस हो पाए। क्यों? जिप्सम आपका सेटिंग टाइम को क्या करेगा, डिले करवा देगा, मतलब सेटिंग बाद में होगी, थोड़ी देर बाद में सेट होगी, वो जल्दी से सेट नहीं होगा बल्कि थोड़ी देर बाद सेट होगा। ठीक है, तो ये काम होती है जिप्सम की, जो कि अच्छी बात है, और सीमेंट में जिप्सम मिलाई जाती है। ठीक है, तो इट इंक्रीजेस जब हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताएंगे ना, वेट प्रोसेस डाई प्रोसेस, तो हम वहां पे बताएंगे कि जिप्सम कब मिलाया जाता है सीमेंट में। ठीक है, इट इंक्रीजेस इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट
ये केवल इनिशियल सेटिंग टाइम पर इफेक्ट करती है, मतलब सीमेंट का IST को इंक्रीज करता है। फाइनल सेटिंग टाइम पे जिप्सम का कोई किसी भी तरह का प्रभाव नहीं है। ओके, नो इफेक्ट ऑन फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के बीच में डिफरेंस क्या है, सेटिंग टाइम टेस्ट जब हम करेंगे तो वहां पे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। ओके, नाउ और क्या होती है जिप्सम के कारण, जिप्सम साउंडनेस भी इंपार्ट करता है। ओके, इट इंप्रूव्स साउंडनेस ऑफ सीमेंट, इट इंप्रूव्स साउंडनेस ऑफ सीमेंट। तो देखिए अब और एक लॉजिक सुनिए, चूंकि जिप्सम जो है ये इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है, तो इसका मतलब ये है, मान लो सीमेंट जो है आपने सीमेंट में जैसे ही आपने पानी मिलाया ना तुरंत सेट हो गया, अचानक से तुरंत, ठीक है, मतलब थोड़ी देर बाद ही वो स्टीफन हो गया, मतलब सख्त हो गया, सेट हो गया। तो इस तरह के सेटिंग को हम क्या कहते हैं, फ्लैश सेटिंग। दो तरह का सेटिंग होता है, फ्लैश सेटिंग एंड फॉल्स सेटिंग। तो फ्लैश सेटिंग जो होती है मतलब अचानक से सीमेंट स्टीफन हो जाना, ठीक है। ओके, तो फ्लैश सेटिंग के दौरान काफी हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लैश सेटिंग, फॉल्स सेटिंग, आपको एक प्रॉपर डिफरेंस देंगे। हो सकता है कि एग्जाम में शॉर्ट नोट्स लिखने को आ जाए, इसलिए हम इसके बारे में प्रॉपर डिफरेंस एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं आया, क्योंकि जो भी चीज हम पढ़ाते हैं वो लॉजिकली पढ़ाते हैं। वो टाइम आएगा जब हम बॉगी कंपाउंड को एक्सप्लेन करेंगे, मतलब C2S, C3S, C3A, C4AF। ओके, इन सब चीजों को जब एक्सप्लेन करेंगे, हाइड्रेशन का प्रोसेस जब एक्सप्लेन करेंगे, तब वहां पे इन सब कंसेप्ट को फिर से बिल्डअप करवाएंगे आपका। ओके, तो अभी कुछ ध्यान में रखिए कि फ्लैश सेटिंग कुछ होता है, तो फ्लैश सेटिंग को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, मतलब तुरंत सेट हो जाना, सीमेंट का तुरंत सेटिंग हो जाना, वो एक तरह का फ्लैश सेटिंग है। तो फ्लैश सेटिंग को अवॉइड करने के लिए जिप्सम अगर आपने सीमेंट में मिलाया तो वो फ्लैश सेटिंग होने नहीं देगा सीमेंट का, समझ में आया। तो जिप्सम के कारण ये चीज होती है कि वो फ्लैश सेटिंग होने नहीं देगा। और वो फ्लैश सेटिंग बेसिकली क्यों हो रहा है, वो कहीं ना कहीं अलुमिना, देखिए अलुमिना जो है सीमेंट में वो क्या करता है, सेटिंग टाइम को रिड्यूस करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। तो सेटिंग टाइम अगर अलुमिना की कंटेंट ज्यादा है तो सेटिंग टाइम आपका डिक्रीज होगा, तो सेटिंग टाइम डिक्रीज होगा मतलब हो सकता है वो फ्लैश सेटिंग हो जाए, है ना। तो इसीलिए C3A एक होती है ट्राई कैल्शियम अल्यूमिनेट, अगर C3A का जो मतलब ये है प्रोपोर्शन या फिर क्वांटिटी इन सीमेंट अधिक है, तो उस कारण से क्या होती है, फ्लैश सेटिंग होती है, ठीक है। तो उस C3A के कारण जो फ्लैश सेटिंग है उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जिप्सम को मिला देते हैं सीमेंट में, तो ये फ्लैश सेटिंग होने नहीं देता। इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, C3A, C2S, ये सब क्या है, उसके कारण किस तरह से स्ट्रेंथ मिलती है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट कि इट प्रिवेंट फ्लैश सेटिंग, फ्लैश सेटिंग, फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट। फ्लैश सेटिंग मतलब क्या है, स्टिफनिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट, स्टिफनिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट क्विकली, क्विकली, IC के ना, ठीक है, ऑफ सीमेंट पेस्ट। तो ये फ्लैश सेटिंग से बचाने में, प्रिवेंट करने में मददगार है। तो ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछी जा चुकी है। जिप्सम का साउंडनेस आप याद रखिए, ठीक है, जिप्सम का IST पर इफेक्ट आप याद रखिए। नाउ नेक्स्ट जो हो गई वो क्या हो गई, आयरन ऑक्साइड, नंबरिंग आप कर लेना। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड देखिए लोहा, लोहा मजबूत, मजबूती, तो स्ट्रेंथ। ओके, लोहा का एक अपना कलर होता है, तो इसके कारण एक कलर भी आती है, किस तरह का, रेडिश कलर, ठीक है, लाल कलर जो सीमेंट में थोड़ा होती है वो रेडिश ब्राउन कलर, वो आयरन के कारण ही होती है। ओके, स्ट्रेंथ, कलर, ओके, एंड रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर, कलर टू सीमेंट, कॉमा हार्डनेस,
हार्डनेस टू सीमेंट। हार्डनेस टू सीमेंट कहने का मतलब है कि मान लो ऐसा सीमेंट जिसमें आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस है, ऐसे सीमेंट को यूज करके आपने कोई एक ब्लॉक बनाया, ठीक है, इस ब्लॉक को आपने प्रॉपर्ली क्यूरिंग वगैरह किया, इसका स्ट्रेंथ वगैरह प्रॉपर्ली अचीव हो गया। अब इस सीमेंट के सरफेस के ऊपर आप स्क्रैच करोगे ना, तो स्क्रैच का जो मार्किंग है वो नहीं आएगा। अगर सॉफ्ट होता तो स्क्रैच की मार्किंग आ जाती, लेकिन हार्ड अगर है सरफेस तो स्क्रैच जब करोगे तो उतना मार्किंग नहीं आएगा। तो ये अच्छी बात है, इट इज ए गुड प्रॉपर्टी। तो आयरन ऑक्साइड के कारण तीन चीज होती है, स्ट्रेंथ देता है, कलर भी देता है और हार्डनेस भी देता है। ठीक है, नेक्स्ट मैग्नीशिया। मैग्नीशिया क्या करती है, ये हार्डनेस देती है, ओके, एंड येलो कलर टू सीमेंट, और इसके कारण सीमेंट में एक पीलापन आती है, ठीक है, एंड येलो कलर टू सीमेंट, क्योंकि मैग्नीशिया दिखने में खुद पीला जैसा हो, पीला रंग का होता है, तो इसके कारण जो सीमेंट में रंग आएगी थोड़ी मोड़ी पीला कलर आएगा मैग्नीशिया के कारण, येलो कलर टू सीमेंट। अगर इसका क्वांटिटी अधिक हो तो सीमेंट को अनसाउंड भी बनाता है, इफ इट्स क्वांटिटी इज मोर, quantity is more, it makes cement unsound। ठीक है, ये एक बात है, तो इस बात को अंडरलाइन करिए कि मैग्नीशिया के कारण सीमेंट अनसाउंड होती है। सल्फर, सल्फर के कारण क्या होती है, ये अगर ये स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो इसके कारण सीमेंट में एक साउंडनेस आती है, ठीक है, मतलब ये स्मॉल क्वांटिटी में अगर प्रेजेंट है तो सीमेंट का जो साउंडनेस है उसको इंप्रूव करता है, लेकिन यही अगर एक्सेस है तो अगेन ये सीमेंट को अनसाउंड बना देता है। तो लिखिए इफ इट इज प्रेजेंट इन small quantity then it improves soundness of cement, but if it is in excess it make cement unsound। लैपटॉप बहुत गर्म हो चुकी है, तो अब जरा एक पॉइंट हम कंक्लूड करते हैं। अब वो पॉइंट कंक्लूड क्या करेंगे कि जो साउंडनेस का प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये किसके किसके कारण है, इस प्रॉपर्टी पे कौन कौन सा केमिकल ऐसा है, कौन कौन सा इंग्रेडिएंट है जो इफेक्ट अपना डालता है। लाइम हो गया, तो साउंडनेस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो आप देखना लाइम होगा, उसमें लाइम से कोई बात कर रही होगी, या फिर जिप्सम से कोई बात कर रहा है, या फिर मैग्नीशिया से कोई बात कर रहा है, या फिर आपका सल्फर के बारे में कुछ बात कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथ अगर है तो स्ट्रेंथ से रिलेटेड किससे बात कर रहा होगा, लाइम से बात कर रहा होगा, सिलिका से बात कर रहा होगा, ठीक है, फिर मतलब स्ट्रेंथ का इंक्रीमेंट का बात कर रहा है, अगर इंक्रीज, क्योंकि अल्यूमिना भी जो है ये स्ट्रेंथ को क्या डिक्रीज करती है, अल्यूमिना भी मान लो अल्यूमिना की बात कर रहा होगा, ठीक है, फिर आपका किससे बात कर रहा होगा, आयरन ऑक्साइड के बारे में बात कर रहा होगा, ओके, आयरन ऑक्साइड के बारे में बात कर रहा होगा। अभी हार्डनेस का अगर कोई बात कर रहा है तो आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशिया के बारे में बात कर रहा होगा, ठीक है,
तो इस तरह से आप प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना कि कौन सा इंग्रेडिएंट किस तरह की बेसिक प्रॉपर्टी पर अफेक्ट करता है। इससे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आंसर करने में मदद मिलेगी। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट क्या बच गया आपका, लास्ट अल्कली। नेक्स्ट बच गया आपका अल्कली। तो अल्कली के कारण क्या होता है, इट इम्पार्ट्स एफ्लोरेसेंस एंड काउज, मतलब स्ट्रक्चर पे दाग धब्बा आ जाता है। अगर अल्कली ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर पे दाग धब्बा दे देता है। समझ में आया? ये अल्कली एक तरह का इम्प्यूरिटी है, इट इज वन टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी। ये डिजायरेबल चीज नहीं है, ये नहीं होना चाहिए सीमेंट में, इट इज वन टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी। ठीक है, इट इज नॉट डिजायरेबल, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं, जैसे कि आप क्ले प्रोडक्ट, जैसे कि हम रॉ मटेरियल में हम यहाँ पे एग्रीलेशियस मटेरियल का यूज करते हैं, तो क्ले में अल्कली कुछ ना कुछ होता ही होता है। ठीक है, तो वही वही सब अल्कली सीमेंट में आ जाते हैं फाइनली। तो वो आ जाते हैं जब उसके कारण एफ्लोरेसेंस होती है, मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें दाग धब्बा आता है। ठीक है, तो लिखिए इट इम्पार्ट एफ्लोरेसेंस and causing staining of structure, staining of structure। अभी एफ्लोरेसेंस क्या है, इसके बारे में लिखिए। अल्कली की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर प्रेजेंट है ना, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और उस वाटर को फिर से वो इवापोरेट भी कर देता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है आपका स्ट्रक्चर, तो गर्मी के कारण पानी इवापोरेट भी करेगा, जो पानी आपका अल्कली ने एब्जॉर्ब किया। तो वो जो पानी एब्जॉर्ब किया, फिर जो उसको इवापोरेट किया ना, उस कारण से उसमें दाग आ जाती है स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, व्हाइट ग्रे स्पॉट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो उसी को हम एफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो लिखिए इसके बारे में, एफ्लोरेसेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली, एफ्लोरेसेंस is property of alkali by virtue of which it absorbs water from atmosphere and evaporate the same, leaving behind stain over structure, stain STAIN मतलब दाग, stain over structure। ओके, और ये किस तरह का दाग आपको देखने को मिलेगा जनरली, व्हाइट ग्रे स्पॉट, व्हाइट ग्रे स्पॉट्स। ओके, सो वेल, तो ये सारे थे केमिकल इंग्रेडिएंट्स सीमेंट के, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के, उनके रेंज, उनका एवरेज वैल्यू, फिर उन केमिकल इंग्रेडिएंट्स का यूज या फिर एप्लीकेशन इन सीमेंट, उसका बेसिक मतलब क्या है उस सीमेंट में होने का, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस वीडियो। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट कंपोजिशन ऑफ सीमेंट क्लिंकर एंड द सेटिंग एक्शन, कि सीमेंट किस तरह से सेट होती है। हम बाउगी कंपाउंड वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे हाइड्रोलिक सीमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वाटर के प्रेजेंस में सीमेंट आपका धीरे धीरे सेट होगा, तो किस तरह से सेट होता है, किस तरह से स्ट्रेंथ गेन करता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन क्या है। ठीक है, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, फील्ड टेस्ट, लैबोरेटरी टेस्ट, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट पे, फिर हम जाएंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट। विद दिस सीमेंट चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। So this is the basic demo video for you all.
for building material. So if you like our this video, please इस वीडियो को लाइक करिए. You can enroll into building material course at RS699 only from Concept Decoder. So अब से आगे जो वीडियो आएंगे सीमेंट के ऊपर वो प्राइवेट वीडियोस होंगे. So if you want to watch the complete course, then you can enroll at RS699. एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7008420353. आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी. थैंक यू वेरी मच.